वैसे आप ये जो अगर हाँ जी थ्योरेटिकल बोलिए। पार्ट है, तो फिर ये आप वो क्वेश्चन पे टारा से नहीं करवाने वाले थे जिससे हाँ नोट्स हाँ भी हाँ आसानी हाँ से बन हाँ। जाए? चलो सुनो, मैं करवा देता हूँ, उससे करवा देता हूँ, रुको। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी तक हमने क्या कर लिया हमारे पास। गुरमन, अगर मैं आपसे में बात करूँ तो हमारे पास, अगर मैं ज्योग्राफी की मैं बात करता हूँ ना, तो ज्योग्राफी में हमारे पास क्या होता है, ज्योग्राफी में हमारे पास कुछ वर्टिकल्स आते हैं। पहला वर्टिकल जो आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। दूसरा वर्टिकल जो आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एज ए क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेट। ठीक है। तीसरा वर्टिकल जो आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं एज ए जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। तीन वर्टिकल हो गए। इसके बाद चौथा वर्टिकल जो आता है हमारा, वो आता है ओशिनोग्राफी। ये मैं दिलीप से डिस्कस कर चुका हूँ, गुरमन आपके लिए है यस सर। ओशिनोग्राफी। ठीक है। उसके बाद पांचवा वर्टिकल आता है आपका कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी के वर्टिकल्स आते हैं। अभी तक हम कहाँ पे पहुंच चुके हाँ, हैं? बायोडाइवर्सिटी। हाँ ठीक है, एक इसमें एनवायरमेंट को डाल दो। ठीक है। एनवायरमेंट स्लैश बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम पहुंच चुके हैं, बेसिक्स को हमने तकरीबन तकरीबन खत्म कर लिया है। हमारा जो पर्पस रहता है वो ये रहता है कि हम मूव करते हैं फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स यूनिवर्स टू इंडिया। ठीक है। तो हमने यूनिवर्स को खत्म कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड इट ऑफ। हमने यूनिवर्स देख लिया, सोलर सिस्टम देख लिया, प्लैनेट्स देख लिए, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वो सारी चीजें हमने इसमें यूनिवर्स में खत्म कर ली है। यूनिवर्स को खत्म करने के साथ साथ जो आता है हमारे पास बेसिक्स में, एक तो हमारे पास ये यूनिवर्स आ गया। दूसरी चीज हमारे पास मैप वर्क आती है, तो हम एक साइड से मैप वर्क मैप। भी कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम जहां पहुंचे हैं वो है मैप वर्क। आज हमारा मैप वर्क का डे था, तो हमें इसको कहीं ना कहीं करना था, लेकिन आज हमने इसको पोस्टपोन कर दिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले हैं, क्लाइमेट। ठीक है। क्लाइमेट याद रखना है यार, इसको याद करने के लिए सिंपल सी बात है। ये एयरफोर्स है, ये जियोमॉर्फोलॉजी आर्मी है, ठीक है, ओशनोग्राफी नेवी है। तो हमें एयरफोर्स आर्मी नेवी तीनों को कवर करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर। तो हम जो पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का। ठीक है। एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती। उसके बाद हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है। तो इसमें एटमॉस्फेयर की हमारे पास क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे कैसे बना है, वाटर वेपर कितना है, और गैस पार्टिकल्स वगैरह कितने हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। इससे रिलेटेड हम दो कॉन्सेप्ट्स और करेंगे इसी के अंदर। एक हम देखेंगे एज एन ओजोन डिप्लीशन। ठीक है। और एक हम देखेंगे इसी के अंदर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। तो इन दोनों को भी हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीजों को भी हम कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। इसके बाद हम जो कवर करेंगे इन एटमॉस्फेयर, इन क्लाइमेट, दैट विल बी विंड्स। विंड्स क्या होती हैं, और प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है। तो विंड्स, प्रेशर बेल्ट्स, और इसके बाद एक और चीज हमारे पास आती है, वर्ल्ड क्लाइमेटिक मेटिक रीजन्स। रीजन्स, ठीक है, जिसके अंदर हम करेंगे कोपिंस क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेबस बनता है क्लाइमेटोलॉजी का। ठीक है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द एटमॉस्फेयर। पहले मैं आपको एक बार स्लाइड से पढ़ा दूंगा, उसके बाद आई विल टेक यू टू द दिस, क्या बोलते हैं, साइट। ठीक है। तो क्योंकि इसमें से कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट, क्लियर है दोस्तों? यस सर। गुरमन, यस सर। ठीक है, आ जाओ, आगे चलते हैं अब इसमें। हाँ जी, ठीक है। तो अब एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो होती हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। सबसे पहले इसके अंदर गैसेस आती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास वाटर वेपर आता है, और डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है। तो इसमें जो चीजें आती हैं वो ये आती हैं, सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेयर आएगा, फिर आएगा सबसे पहले गैसेस आएंगी, वाटर वेपर आएंगी, और डस्ट पार्टिकल्स आएंगी।
ठीक है। अब इनमें जो हमें याद करने वाली चीज है वो ये है, जो आपके नोट्स में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इनकी जो मतलब प्रेजेंस है वो किस हिसाब से चलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गैसेस हैं। तो गैसेस की अगर हम बात करें, द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच ए वे दैट, और जैसे जैसे आप धरती से ना, ये अगर ये धरती का सरफेस है, यहां से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे अपर एटमॉस्फेयर में, तो कुछ चीजों का फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। पहली चीज क्या है? गैसेस। गैसेस में ऑक्सीजन जो है, इट विल बी नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर्स। तो जैसे ही आप यहां से 120 किलोमीटर्स तक ऊपर पहुंचते हो यहां पर, ठीक है, इसके ऊपर ऑक्सीजन कोई नहीं होगी। तो सिर्फ ये ग्राउंड से 120 किलोमीटर्स तक ऊपर तक ऑक्सीजन रहती है। सिमिलरली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका ये जो वाटर वेपर है ये भी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज करेगी। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो आप यहाँ पे ये दो पॉइंट्स लिखना ना भूलिएगा, एक ऑक्सीजन और एक ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गए गुरमान? यस सर, ठीक है। समझ गया। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास गैसेस की बात आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटेरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस एंड इट इज ओपेक, it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप की रेडिएशन आई। एक आप हमारे पास आई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और एक आई हमारे पास सोलर रेडिएशन। ठीक है। सबसे पहली बात ये याद रखना कि अगर कहीं पर भी, ठीक है, सो सन से अर्थ की तरफ रेज आ रही हैं, वी विल बी कॉलिंग इट एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है। हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? इंसोलेशन। इंसोलेशन। इंस्टॉलेशन। ठीक है। नोट्स बनाते रहना अभी साथ के साथ। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन। अच्छा। तो इंसोलेशन का मतलब क्या हुआ? इंसोलेशन का मतलब ये हुआ कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है। अब ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है ये धरती की तरफ आती है, फिर ये धरती गर्म होती है, और गर्म होने के बाद धरती जो है वो हीट वापिस रेडिएट करती है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है। अब ये जो धरती हीट बाहर की तरफ रेडिएट कर रही है इसको हम कहते हैं एज अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप की रेडिएशन आ गई। एक आ गई हमारे पास इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसको हम कहते हैं इंसोलेशन। ठीक है। और एक होगी जो आउटगोइंग रेडिएशन है उसको हम कहते हैं एज अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो हमारे पास दो टाइप की रेडिएशन यहां पर मौजूद हैं, इंसुलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटेरोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये देखा था कि सिर्फ 90 किलोमीटर तक है, तकरीबन तकरीबन। ठीक है। इन एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूरज से जो भी रेडिएशन आएगी उसके लिए ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंट रहेगी। ठीक है। बट ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लेकिन बाहर जाने के लिए ये हमेशा जो है ये बाहर नहीं जाने देती। It absorbs part of the terrestrial radiation and reflects back on to the towards the Earth's surface. It is largely responsible for the greenhouse effect. ठीक है। The volume of other gases, this has also increased the temperature of the air. Ozone is an important component of so and so and so. ठीक है, सुनो अब मेरी बात। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अब हमारे पास एक चीज आ गई और उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यार, हमारा अगर आप जितने भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स को अगर आप चेक करोगे और धरती को चेक करोगे, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है इन बाकी के प्लेनेट्स और धरती में। इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या रहता है? अगर आप बाकी के प्लेनेट्स चेक करते हो तो बाकी के प्लेनेट्स में अगर दिन का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन तकरीबन अगर ये मान के चलो 60 डिग्रीज है,
ठीक है। तो रात का टेम्परेचर इनका -60 डिग्रीज होगा। तो इतना इनमें रेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है, यानी +60 टू -60, यानी तकरीबन 120 डिग्री की रेंज है इसमें ड्यूरेनल। ठीक है। अब अर्थ के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो दिन का टेम्परेचर अगर 30 डिग्रीज है, तो रात का जो टेम्परेचर होगा, वो रात का टेम्परेचर होगा तकरीबन तकरीबन 10 डिग्रीज या 5 डिग्रीज। तो अर्थ के ऊपर रात को इतना ज्यादा टेम्परेचर नीचे नहीं गिरता जितना के बाहर के एरियाज में टेम्परेचर गिर जाता है प्लेनेट्स में। ऐसा क्यों होता है कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर इतना नहीं गिरता? अब इसके लिए क्या किया है हमारे नेचर ने ये, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी चीजें रख दी है यहाँ एटमॉस्फेयर में। वो क्या करती हैं कि जितनी भी दिन को जैसे धरती गर्म होगी, गर्म होने के बाद जितनी भी हीट वो बाहर की तरफ फेंकेगी ऐसे, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी ऐसे। ठीक है। वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर ली, कुछ हीट बाहर चलेगी स्पेस में सिंक में, लेकिन कुछ हीट जो है उसको उसने से एब्जॉर्ब कर लिया। अब कुछ हीट को जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया और जब सूरज चला गया, तो ये एज ए हीटर काम करते हैं, और रात को ये क्या करते हैं, ये इसको इसका टेम्परेचर कम नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का रात को टेम्परेचर इक्वल बना रहता है। हमने क्या किया, हमने यही जो हीटर थे जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड थे, हमने इन्हीं को ही और इंक्रीज कर दिया बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। तो हमने इनको जला के और इतनी ज्यादा यहाँ पर हमने वो कर दिया कि जो हीट आपकी स्पेस में जानी थी वो स्पेस में न जाके अब एटमॉस्फेयर में ही टिकना शुरू कर दी। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो धरती के ऊपर टेम्परेचर था वो टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एक माइक्रोवेव सा बन गया। और इस कंसेप्ट को कहते हम्म। हैं हम एज अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। यानी पूरी धरती जो है वो वार्म उसकी तरह माइक्रोवेव की तरह गर्म होती जा रही है। ठीक है। वेयर एज ओजोन डिप्लीशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है, यहां से सोलर रेडिएशन धरती के ऊपर आई, जैसे सोलर रेडिएशन धरती के ऊपर आती है, वो इस O3 को, दैट इज ओजोन, ओजोन को तोड़ देती है इनटू O2, O2 प्लस ओ O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। तो वो इसको इसमें तोड़ देती है, देयर बाय कंज्यूमिंग अल्ट्रावायलेट रेज एंड रिलीजिंग हीट। तो वहां पे वो हीट को रिलीज कर देगी। ठीक है। और यहां से अल्ट्रावायलेट रेज को कंज्यूम कर लेगी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो O3 है और नेसेंट ऑक्सीजन है, O2 है और नेसेंट ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये O3 फिर से बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, O3 चेंज हो रहा है इंटू O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और थोड़ी देर बाद ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन इकट्ठा हो जा रहा है इंटू O3। ये ट्रांजिशन अपर एटमॉस्फेयर में चलता रहता है। हमने क्या किया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हमने इतने ज्यादा ऊपर फेंक दिए कि उसकी वजह से ये जो नेसेंट ऑक्सीजन थी इसके साथ वो रिएक्ट कर गए, और रिएक्ट करने के बाद इन्होंने अपना ही एक कोई प्रोडक्ट बना दिया, और नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं होने दिए, जिसके कारण ओजोन दोबारा से नहीं बन पाई। तो अगर ओजोन दोबारा से नहीं बन पाई तो इसके कारण क्या हुआ, ओजोन जो है वो डिप्लीट करती गई, और कॉन्सिक्वेंटली जहां जहां पर ऐसा हुआ, CFC ज्यादा हुए, वहां वहां पर इन्होंने ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर दिया। दैट इज ओजोन डिप्लीशन। दोनों में फर्क है। इसको कम करने के लिए, ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। हाँ ठीक है। ये इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल पढ़ा है हमने, कल भी पढ़ा है मैप में। ठीक है। कनाडा के पास है हम्म। मॉन्ट्रियल। ठीक है। तो वहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इन्होंने लागू किया। उसमें उन्होंने बोला कि कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ेगा। अगर किसी ने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ना है तो फिर मतलब उसको अपनी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है। और अब जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कम हो रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन ठीक हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने किस किस चीज को शुरू किया है यार। एक चीज होती है वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। हम्म। अब जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। ठीक है चलो। ठीक है। अब हमारे पास एक चीज हुई थी जिसको हम कहते हैं IPCC। अब इस IPCC के अंडर हमने क्या किया है, इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर द क्लाइमेट चेंज।
ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है अपनी कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज्यादा। इस रिपोर्ट के बेस पे 1988 के आसपास इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। 1988 के आसपास ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया था। और उसी के रिपोर्ट के बेस पे इन द ईयर 1991, ठीक है, 1991 में, 1991 में जाके इसने एक इंपॉर्टेंट चीज की, वो किया कि ब्राजील में इन लोगों ने, सबने, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए और ब्राजील में इन्होंने एक समिट किया। उस समिट को कहते हैं रियो समिट। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? रियो समिट। ठीक है। अब ये जो रियो समिट है, इस रियो समिट की अगर मैं बात करता हूं, तो ये रियो समिट जो है, इसने, इसमें सारे इकट्ठे हुए और इन्होंने बोला कि यार हमें सबको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है। यहां से हमारे पास फिर तीन चीजें निकल के बाहर आई। इन्होंने बोला कि हम तीन चीजों के ऊपर काम करेंगे। पहला काम करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इन्होंने बात की, उसको इन्होंने बोलना शुरू कर दिया एज अ कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सॉरी। ठीक है, कोप बनना शुरू होगी। ये जो आ गया, ये आ गया आपका सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा एंड फौना। तो इन्होंने इसकी एनवायरनमेंट की बात करी, एटमॉस्फेयर की बात की, उसके अंदर कोप आ गया, सीबीडी आ गया, और एक आईची टारगेट्स भी कर दिया इन्होंने, जिसके अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, एमडीजीज या ये वाली चीजें आ गई, आईची टारगेट्स है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ दो। तो अब हमारे पास जंगली जानवर और पौधों को लेके एक चीज आ गई, जिसको हम कहते हैं एज ए सीबीडी। सीओपी हमारे पास आ हम्म गया एनवायरमेंट, और ये जो एनवायरमेंट है ये हमारा चला अंडर यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है। आगे बढ़ के इसके हर साल, हर 2 साल के बाद इसके सबमिट होते हैं। इसके भी हर 2 साल के बाद सबमिट हुए। इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजरबैजान में रिसेंट हुआ था सीबीडी का। यूएनएफ ट्रिपल सी का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल आता है। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इन्होंने बोला था कि सारे के सारे हम अपने लाइक माइंडेड पीपल की बात की थी इन्होंने, और इन्होंने बोला था कॉमन गोल बट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1997 में ये आया था। और इन्होंने बोला था हम ग्लोबल एनवायरनमेंट को ख्याल रखेंगे और इसके टेम्परेचर्स को कंट्रोल में करेंगे। तो धीरे धीरे हम्म क्योटो प्रोटोकॉल के बाद आगे जाके ये आया पेरिस एग्रीमेंट डील। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट डील भी इनकी फेल होगी, वो भी नहीं चली। क्योटो प्रोटोकॉल 2020 तक का था, तो उसकी वजह से फिर पेरिस एग्रीमेंट डील आनी थी, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट डील से अमेरिका जो है वो वापस हट गया। अब इसकी रिसेंटली जो हुई थी, वो हुई थी अभी दिसंबर में या नवंबर लास्ट में इसकी हुई थी, इन रियो इन ब्राजील। फिर से, तो ये क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है इन योर एग्जाम। तो ब्राजील में इसकी फिर से हुई थी क्या? कोप की, यूएनएफ ट्रिपल सी की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर सारे कंट्रीज आए। इंडिया का भी रिप्रेजेंटेशन गया था इसमें। ठीक है, लेकिन अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। ठीक है, तो अमेरिका कहता है मैं नहीं चाहता कि इंडिया और चाइना के पास इतने ज्यादा पैसे आए हमारे थ्रू। ठीक है। तो इसके अंदर फिर ऐसा आता है कि एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 कंट्रीज आ गई वो, और उन सारों ने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? कोप, कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी, जानवरों को और पौधों को बचाने के लिए डाइवर्सिटी होती है। रेड बुक आते हैं इसके अंदर की कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड नहीं है, वो स्पीसीज। तो हर 2 साल के बाद इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब आपका चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो पेपर में कई बार एक क्वेश्चन देखा जाता है। आई होप नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट इज